बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने रिसर्च आर्टिकल लिखने के लिए आपको 20 पॉइंट्स का एक लेक्चर दिया था, लेकिन उस पे वर्किंग करते हुए मुझे कुछ और पॉइंट्स मिले। तो अब जो राइटिंग का रिसर्च आर्टिकल इन 40 स्टेप्स का एक लेक्चर मैंने और तैयार कर दिया है, ताकि अगर कोई कमी रह गई थी पीछे में 20 और 20 हमने और ऐड कर दिए हैं। तो आप उसको और इसको दोनों को मिला के करेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी कि किस तरह से आपको पेपर जो है लिखना है। ठीक है, तो ये स्टेप्स अगर आप करके फॉलो करके चलेंगे तो आपका इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर लिखा जाएगा और वो किसी बहुत डब्ल्यू कैटेगरी या अच्छे जर्नल में वो एक्सेप्ट होगा। तो इसको लिखने के लिए क्या क्या 20 स्टेप्स हैं, उनमें पहले जो है मेकिंग ड्राफ्ट के आपने ड्राफ्ट बनाने के लिए कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो उसमें स्टेप 1 जो है मेक अ वर्किंग टाइटल। आपने जो पेपर का टाइटल लेना है वो टाइटल इस तरह से हो कि जो काम का हो और उस पर काम हो सके, आगे उस पर काम चल सके। तो इस तरह का आपने पहले टाइटल चूज करना है कि जिस पे जो वर्केबल हो, जो रिसर्चेबल हो, जिस पे काम हो सके। स्टेप 2 है इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड डिफाइन द टर्मिनोलॉजी। पहला तो आप अपना जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, कौन सा टॉपिक है उस पर इंट्रोडक्शन होगा, तो फिर उसमें एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, जैसे हर लॉ में होती है, हर प्रोफेशन में होती है। तो फिर उसके रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है, वो कीवर्ड्स हैं, वो आप बताएं कि कौन से हैं। थर्ड वन है एम्फेसाइज व्हाई इज द टॉपिक इंपॉर्टेंट। तो आपने इस चीज पे जोर देना है, ये क्लियरेंस करनी है कि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं इस पर रिसर्च करना जा रहा हूं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये चीज आपने रियलाइज करवानी है अपने रीडर को कि ये इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं इस पर काम कर रहा हूं। देन फोर्थ है रिलेट टू करंट नॉलेज व्हाट्स बीन डन। अब जो करंट नॉलेज आज की डेट में चल रहा है उसके साथ आपने किस तरह से रिलेट करना है कि बैकग्राउंड में क्या हो रहा था और आजकल क्या हो रहा है, उसको करंट नॉलेज के साथ आपने रिलेट करना है। अगर हम स्टेप 5 की बात करें तो इसमें इंडिकेट द गैप। मैं हमेशा हर लेक्चर में ये बात करता हूं कि गैप जब आपको मिल जाता है तो आपकी रिसर्च आसान हो जाती है। तो गैप जो है वो सबसे पहले आपने इंडिकेट करना है। व्हाट नीड्स टू बी डन, तो गैप जो आपने क्या इंडिकेट किया और इसकी ज़रूरत क्यों थी, ये चीज़ आपके रीडर्स को बहुत मुतासर करेगी। देन अगर हम 6 पॉइंट पे आए तो पोज अ रिसर्च क्वेश्चन। तो आप एक रिसर्च क्वेश्चन बताएं। रिसर्च क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके टाइटल से मिलता जुलता होगा, जो एक्सप्लेन कर रहा होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। तो मैंने अभी एक लेक्चर भी दिया है कि आप क्रिटिकली जब देखते हैं तो कौन से क्वेश्चन आप बनाते हैं, तो ताकि आपका भी कोई क्रिटिकली देखे तो उसमें पता चले कि आपने जो डिफाइन किया है किस तरह से किया है, आपने थीम पीछे क्या था, इसका इम्प्लीकेशन कैसे है, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखें। देन हम आते हैं 7th पॉइंट पे। तो इसमें है गिव पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। तो आप अपनी रिसर्च जो कर रहे हैं इसका एक तो कोई पर्पस होगा, किसी मकसद के लिए कर रहे हैं, और जो मकसद आपका है उसमें क्या ऑब्जेक्टिव हासिल होने वाले हैं, क्या चीज़ इसमें हासिल करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ आपने बतानी है। फिर आपने लिस्ट करनी है मेथडोलॉजी स्टेप कि कौन सी मेथडोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, जिस पे आज हमारा लेक्चर भी हुआ है कि उसकी क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है, एक्सप्लोरेटरी है। आप इसमें डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, मिक्स मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें बयान करनी है। देन अगर हम स्टेप 9 की बात करें, एक्सप्लेन द थ्योरी बिहाइंड द मेथडोलॉजी। तो मेथडोलॉजी के पीछे कौन सी थ्योरी सपोर्ट कर रही है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बहुत मजबूत होना और हर पेपर में होना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी के बगैर आपकी रिसर्च नहीं है। तो आपने इसमें बताना है कि कौन सी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड इसका क्या है और कौन सी थ्योरी इसको सपोर्ट कर रही है। डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। फिर अगर आप इसमें जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, जो आपने इसमें एक्सपेरिमेंट करना है, तजर्बात करने हैं, उसके बारे में उसके स्टेप्स बताएं कि इस तरह से हम करेंगे। डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी टेक्निकली। डिटेल में आपने इसका ऑब्जेक्टिव बताना है कि मैं क्यों करने जा रहा हूँ स्टडी, इसका मकसद क्या है, और उसको टेक्निकली और डिटेल में बताएं। देन गिव अ समरी रिजल्ट्स। फिर आपके जो रिजल्ट्स आएंगे उनकी समरी बयान करें। कंपेयर डिफरेंट रिजल्ट्स। मुख्तलिफ रिजल्ट्स के साथ उसको कंपेयर करें, जो रिसर्चेज में आते रहे हैं वो क्या थे, आपके क्या आ रहे हैं। फोकस ऑन मेन डिस्कवरीज। तो आपने जो डिस्कवरीज की हैं, नई इजादात की हैं, उस पर फोकस करें।
आंसर रिसर्च क्वेश्चन कंक्लूजन। तो आपका स्टेप 15 ये है कि आपने जो अपना रिसर्च क्वेश्चन एक बनाया था उस रिसर्च क्वेश्चन का आंसर दें कि आपका वो कंक्लूजन क्या निकला है। देन सपोर्ट एंड डिफेंड द आंसर। तो जो आपका आंसर आया है उसको सपोर्ट कर रहा है ये भी चेक करें, और डिफेंड कर रहा है ये आपने चेक करना है, सपोर्ट कर रहा है या डिफेंड कर रहा है। देन स्टेप 17 है एक्सप्लेन द कॉन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट। अगर रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं आपकी रिसर्च से, जो बैकग्राउंड में रिसर्च थी या जो पिछली आपका लिटरेचर व्यू है उससे आपके रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स आ रही हैं एंड डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं विद अदर रिसर्च, दूसरी रिसर्च के मुताबिक, तो वो भी आपने इसमें बयान करनी है कि वो क्या क्या आ रही हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे 18th स्टेप हमारा जो है स्टेट द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। यकीनन जब आप स्टडी कर रहे होंगे उसमें हो सकता है कि आपको बहुत सारी लिमिटेशंस भी आ जाएं, कहीं डाटा की लिमिटेशंस हो सकती है, कहीं किसी सेक्टर की लिमिटेशन हो सकती है, फंड्स की लिमिटेशंस हो सकती है, तो वो भी आप इसमें बयान कर दें। स्टेट इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग, जो आपने फाइंडिंग निकाली है उसकी इम्पोर्टेंस बताएं कि ये इम्पोर्टेंट था मैंने जो किया है तो इसलिए सोसाइटी को इसका ये फ़र्क है। एस्टैब्लिश द न्यूनेस। हाँ, आपने अपनी रिसर्च में ये ज़रूर करना है कि उसमें कोई न्यूनेस, नई चीज़ आपने बतानी है कि ये पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, मैंने ये नई चीज़ एक दरियाफ्त की है अपनी रिसर्च से, तो ये आपने एस्टैब्लिश करने की कोशिश करनी है। अनाउंस फर्दर रिसर्च। और जब आप ये कर लें, आपकी रिसर्च मुकम्मल हो गए, तो फिर इसमें आप ये बताएं कि ये एरियाज जो है इसमें नई रिसर्च इसमें की जा सकती है, फर्दर फ्यूचर रिसर्च के बारे में आपने ये बताना है। देन स्टेप 22 में आपने वो सारे का अब्स्ट्रैक्ट लिखना है। तो अब्स्ट्रैक्ट जो है उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए कि व्हाट वाज डन, क्या किया गया है, व्हाट वाज फाउंड, क्या फाउंड किया है, एंड व्हाट आर द मेन कंक्लूजन, और उसके क्या मेन कंक्लूजन है। ये सारे जो है ना आपने एब्स्ट्रैक्ट में लाने हैं कि व्हाट वाज डन कि क्या आपने करना था, व्हाट वाज फाउंड और क्या हमें पता चला, एंड व्हाट आर द मेन कंक्लूजन और कंक्लूजन मेन क्या है, ये आपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखने हैं। तो इस तरह से आपका पहला जो है पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देन आप आ जाएंगे रिवाइज पे। अब आपने इसको रिवाइज इसलिए करना है कि आपकी जो इसमें मिस्टेक्स रह गई हैं या जो कोई आपकी कमी बेशी है वो रिवाइज में पूरी करेंगे। तो उसमें आपका स्टेप 23 है जिसमें आप क्या करें, इज द टाइटल क्लियर एंड डज इट रिफ्लेक्ट द कंटेंट्स एंड मेन फाइंडिंग। क्योंकि अब आपके पास फाइंडिंग आ गई हैं, फाइंडिंग भी आपके पास आ गई है, आपका कॉन्टैक्ट भी सारा आ गया है। तो अब आपने ये चेक करना है कि जो मैंने टाइटल दिया था क्या इस फाइंडिंग से वो मैच कर रहा है। अगर तो मैच कर रहा है दैट इज़ वेरी गुड, अगर नहीं कर रहा तो आपने अब उसको थोड़ा चेंज कर लेना है, इस तरह से बनाना है कि जो आपकी फाइंडिंग से मैच करे। देन आर की टर्म्स क्लियर एंड फैमिलर। जो आपने की टर्म्स उसमें यूज़ की हैं तो वो क्या क्लियर हैं, फैमिलर हैं, हर कोई इसको जानता है। देन स्टेप 25 है आर द ऑब्जेक्टिव्स क्लियर एंड रेलेवेंट टू द ऑडियंस। तो जो आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या क्लियर हैं और जो ऑडियंस जो देखना चाह रहे थे क्या वही हैं, वो सुनना चाह रहे हैं जो वही हैं, वही चीज़ आपने बताई थी कि ये रिसर्च है और उसके मुताबिक आ रहे हैं। देन पॉइंट 26 जो है जिसमें आर all variables, techniques and material listed, explained and linked to the existing knowledge are the result are reproducible। तो जो आपने इसमें वेरिएबल यूज़ किए, जो टेक्निक्स यूज़ की, जो आपने मटेरियल लिस्ट किए या जो भी एक्सप्लेनेशन दी, लिंक एग्जिस्ट किए, उनके राब्ते बताए, मीडिएटिंग मॉडरेटर बताए, तो वो ये बताना है कि क्या ये सारा रिप्रोड्यूसेबल है। देन पॉइंट 27 है आर ऑल रिजल्ट्स एंड कंपैरिजन रेलेवेंट टू द पोज्ड क्वेश्चन ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव्स के जो आपने कंपैरिजन किए हैं, जो आपके रिजल्ट्स आए हैं वो उसके मुताबिक हैं जो आपके क्वेश्चन थे और ऑब्जेक्टिव्स थे। देन डज सम स्टेटमेंट्स एंड फाइंडिंग्स रिपीट इन द टेक्स्ट टेबल्स आर फिगर्स। क्या आपकी कोई फाइंडिंग्स या रिजल्ट्स हैं
वो रिपीट हो रहे हैं, इनमें टेबल्स में आ रहे हैं या उसमें आ रहे हैं, तो आपने रिजल्ट्स को बताना है। टेबल्स में, टेक्स्ट में या फाइंडिंग्स में आपने फिगर्स में लिखना है। डज द मेन कंक्लूजन रिफ्लेक्ट द पॉज क्वेश्चन, कि जो आपका मेन कंक्लूजन है वो क्या, जो आपने क्वेश्चन पॉज किया था, जो क्वेश्चन बनाया था, रिसर्च क्वेश्चन था, उसके मुताबिक आ रहा है। इस चीज़ पे आपने कंसिडरेशन करनी है। विल द मेन फाइंडिंग्स ऑफ द अनएक्सेप्टेबल बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी, क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो फाइंडिंग्स हैं आपकी वो साइंटिफिक कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल ही ना हो? एक्सेप्टेबल नहीं है तो देन आपकी रिसर्च तो फिर मुकम्मल ना हुई। इज द टेक्स्ट कोहेरेंट, क्लियर एंड फोकस ऑन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम टॉपिक, तो आपने जो टोटल अपना इसमें टेक्स्ट दिया है वो वाज़ेह है, क्लियर है, समझ आ रहा है, और वो स्पेसिफिक जो आपने एक प्रॉब्लम बताई थी, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उसके मुताबिक ही क्या है, ये चीज़ में भी आपने देखनी है। देन स्टेप 32 है जो रिवाइज का लास्ट स्टेप है। इसमें आपने क्या करना है, इज द अब्स्ट्रैक्ट रीडेबल, स्टैंड्स अलोन, डज इट रिफ्लेक्ट द मेन स्टोरी, कि अगर आप अपने स्टेप को अकेला पढ़ें तो आपकी सारी रिसर्च क्या ये क्लियर करता है बात कि उसमें आप क्या करना चाह रहे थे, क्या किया और क्या रिजल्ट निकले। 3 बातें हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या आपने कर दिया, और क्या इसका रिजल्ट निकला। तो वो सारी स्टोरी आपके एब्स्ट्रैक्ट से समझ आनी चाहिए। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट का प्रोसेस है। तो देन आपने अब इसको पॉलिश करना है। किस तरह से पॉलिश करना है कि रिव्यूअर जो है उसको पसंद आए और आपका एक्सेप्ट हो जाए, और एक्सेप्ट हो और पब्लिश हो जाए तो आपकी पब्लिकेशन हो जाए। तो उसके लिए स्टेप 33 क्या है, आर प्रॉपर टेंसेस एंड वॉइसेस यूज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, के आपने जो टेक्स्ट आपका है उसमें प्रॉपर टेंसेस का इस्तेमाल किया हुआ है, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस जो है यूज़ है आपकी ग्रामेटिकली, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ये चीज़ देखनी है। फिर आर ऑल द इक्वेशंस मैथमेटिकली करेक्ट एंड एक्सप्लेन्ड इन द टेक्स्ट, और ये देखना है कि इसमें अगर कोई इक्वेशंस आ रही हैं तो इक्वेशंस जो मैथमेटिकली वो ठीक सॉल्व हुई हुई हैं। ये तो नहीं है 2 + 5 = 7 होना चाहिए था तो उधर 8 लिखा हुआ है। तो ये आपने चेक करना है कि उनकी कैलकुलेशन सारी ठीक है और वो करेक्टली जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में उनको एक्सप्लेन भी किया गया है। देन आपके स्टेप 35 है, आर ऑल द एब्रीविएशंस एक्सप्लेन, तो आपने अपनी ग्लॉसरी में जो एब्रीविएशंस आपने यूज़ की हैं वो एब्रीविएशन एक्सप्लेनेबल है या उसको प्रॉब्लम हो रही है रीडर को कि ये पता नहीं क्या लिख दिया है, तो इसलिए वो भी आपकी एक्सप्लेनेबल होनी चाहिए और एक्सप्लेन करनी चाहिए। देन रिकन्सिडर, रिकन्सिडर क्या करना है, अवॉइड यूजिंग द वर्ड, तो आपने अगर ये वर्ड यूज़ किए हैं जो मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ इनको अवॉइड करना है। कैसे कि वेरी, बेटर, मैनी, अपीयर्स, मोर, कन्विंस्ड, इम्प्रेशन इन द टेक्स्ट, ये वर्ड्स जो है ना इनको आपने अवॉइड करना है अपनी टेक्स्ट लिखते हुए। देन 37 पॉइंट जो है, आर ऑल द एब्रीविएशंस, मेजरमेंट यूनिट्स, वेरिएबल्स, टेक्निक्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज, तो आपने जो भी इसमें वेरिएबल यूज़ किया है या कोई आपने टेक्निक यूज़ की है या एब्रीविएशन यूज़ की है तो वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज है या नहीं है, क्योंकि जो आप ये पब्लिकेशन करने जा रहे हैं ये पब्लिकेशन स्पेसिफिक किसी इलाके के लिए नहीं है। आपने अगर किसी बड़े जर्नल में लिखना है तो वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा ना, इंटरनेशनल होगा, तो आप एक ऐसी एब्रीविएशन दे दें कि जो एक स्पेसिफिक इलाके में यूज़ हो रही है या किसी एक कंट्री में हो रही है या किसी एक कॉन्टिनेंट में हो रही है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो इंटरनेशनली जो है ना ये रिकग्नाइजेबल होनी चाहिए जो आप एब्रीविएशन यूज़ करें। देन 38 पॉइंट है, आर ऑल फिगर्स टेबल रेलेवेंट एंड गुड क्वालिटी, तो आपने जो फिगर्स बयान की, जो टेबल्स बयान किए, जो आपने रेलेवेंस शो की है तो उसकी क्वालिटी के हवाले से देखें कि ठीक तरह से नज़र आ रहे हैं, साफ शो हो रहे हैं। आर ऑल द फिगर्स टेबल एंड इक्वेशंस लिस्टेड एंड मेंशनड इन द टेक्स्ट, और आपने उनको मेंशन किया हुआ है कि कौन सा टेबल नंबर है, कौन सी इक्वेशन नंबर है, ये वो उनकी प्रॉपर मेंशनिंग होनी चाहिए। तो देन 40th पॉइंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आपने क्या करना है, आर ऑल द रेफरेंसेस रेलेवेंट, ये मैंने पहले भी जब लेक्चर दिया था तो ये बात मैंने बताई थी कि मोस्टली जो रिव्यूअर चेक करते हैं वो ये देखते हैं कि आपने जो रेफरेंस दिया है वो रेफरेंस क्या आपके टेक्स्ट में भी मौजूद है या नहीं है।
या आपने ऐसे ही रेफरेंस उठा के दे दिए, टेक्स्ट में वो मौजूद नहीं है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। अप टू डेट एंड एसेसिबल, वो आपके अप टू डेट भी होने चाहिए और एसेसिबल भी होने चाहिए। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें मैंने कोशिश की है कि आपको राइटिंग का रिसर्च आर्टिकल के लिए 40 पॉइंट्स आपको बताए हैं। उम्मीद है कि जब ये सारे पॉइंट आप फॉलो करेंगे तो आपका आर्टिकल जो है ना किसी अच्छे जर्नल में पब्लिश हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि रिसर्च को आप सीखें और दूसरों को भी सिखाएं और दूसरे भी सीखें आपकी वजह से, तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो हम आपको प्रॉपर उसका रिप्लाई देंगे। थैंक यू वेरी मच।